सोचिए अगर एक दिन अचानक समुद्र का पानी पीछे हटने लगे, समुद्र का लेवल धीरे धीरे कम होने लगे और कुछ ही सेकंड्स में समुद्र का तल दिखने लगे, तो क्या आप उस जगह से भागेंगे या क्यूरियोसिटी में खड़े रहकर देखेंगे। 11 मार्च 2011 को जापान के हजारों लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। लोग समझ ही नहीं पाए कि समुद्र का पीछे हटना एक आने वाली तबाही का संकेत था। एक ऐसी तबाही जो सिर्फ कुछ मिनटों में पूरे शहरों को मिटा देने वाली थी। 2:46 पर अचानक धरती जोर जोर से हिलने लगी, बिल्डिंग्स कांपने लगी, सड़कें टूटने लगी। लेकिन असली खतरा अभी आना बाकी था। सिर्फ 30 मिनट बाद समुद्र की लहरों ने एक विशाल दीवार का रूप ले लिया। 40 फीट ऊंची सुनामी वेव्स तेजी से जापान के कोस्टल एरियाज की तरफ बढ़ने लगी और फिर कुछ ही पलों में पूरे के पूरे शहर पानी के नीचे डूब गए। यह सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं था, बल्कि इस तबाही ने दुनिया के सबसे एडवांस देशों में से एक को घुटने पर ला दिया। और इसी के साथ शुरू हुआ एक ऐसा न्यूक्लियर क्राइसिस जिसका असर आज तक महसूस किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या टेक्नोलॉजी और वार्निंग सिस्टम्स होने के बाद भी जापान इस विनाश को रोक पाया, और कैसे एक भूकंप ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 11 मार्च 2011 की दोपहर जापान में सब कुछ आम दिन की तरह चल रहा था। लोग अपने ऑफिसेज में काम कर रहे थे, बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे और कोस्टल एरियाज में लोग अपनी रोज की जिंदगी में बिजी थे। जापान एक ऐसा देश जो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, जहाँ भूकंप जैसे डिजास्टर्स आम बात होते हैं। इसीलिए लोगों ने जमीन का हल्का सा हिलना महसूस किया, लेकिन किसी ने इसे ज्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि जापान में छोटे मोटे अर्थक्वेक्स अक्सर आते रहते हैं और लोग उनके आदत डाल चुके थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो पहले कभी महसूस नहीं किया गया था। कुछ ही सेकंड्स में ये हल्का सा कंपन एक भयानक तबाही में बदलने वाला था। और फिर 2:46 पर अचानक धरती जोर जोर से हिलने लगी। पहले तो लोगों को लगा यह एक आम भूकंप है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में जमीन का कंपन इतना तेज हो गया कि लोगों का एक स्थान पर खड़े रहना मुश्किल हो गया। बिल्डिंग्स कांपने लगी, खिड़कियों के शीशे टूटने लगे, सड़कें फटने लगी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ऑफिसेज से बाहर लोग एक दूसरे की हेल्प करते हुए निकले और स्कूल्स में बच्चों को तुरंत सेफ जगह पर ले जाया गया। ये भूकंप लगातार लगभग 6 मिनट तक चलता रहा और इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि जापान की धरती लगभग 2 मीटर तक शिफ्ट हो गई। लेकिन इस भूकंप के साथ ही शुरू हो चुका था एक और खतरा जो समुद्र की गहराइयों में जन्म ले रहा था। एक ऐसा खतरा जो कुछ ही देर में जापान के कोस्टल शहरों को पूरी तरह से मिटा देने वाला था। भूकंप के कुछ ही मिनटों बाद जापान के सुनामी वार्निंग सिस्टम्स एक्टिवेट हो गए। टेलीविजन स्क्रीन्स पर इमरजेंसी अलर्ट्स दिखने लगे, रेडियो स्टेशंस पर लगातार वार्निंग्स दी जाने लगी और कोस्टल एरियाज में सायरन्स बजने लगे। लोगों को तुरंत ऊंचे इलाकों में जाने की सलाह दी गई। लेकिन तब तक कुछ अजीब हो चुका था। समुद्र का पानी धीरे धीरे पीछे हटने लगे। जहाँ कुछ देर पहले तक गहरा पानी था, वहाँ अब समुद्र का तल नजर आने लगा। बोट्स रेत पर टिकने लगी, मछलियाँ तड़पती हुई दिखने लगी और लोग हैरानी से इस अजीब नजारे को देखने लगे। किसी को अंदाजा नहीं था यह समुद्र का शांत होना नहीं, बल्कि एक आने वाली विनाश का संकेत था। समुद्र की गहराइयों में एक विशाल लहर अपनी पूरी ताकत के साथ जन्म ले चुकी थी, जो कुछ ही मिनटों में जापान के कोस्टल एरियाज की तरफ बढ़ने वाली थी। सिर्फ 30 मिनट बाद समुद्र की वो शांत सतह एक खौफनाक रूप ले चुकी थी। दूर से एक विशाल काली दीवार की तरह दिख रही लहर तेजी से जापान के कोस्टल शहरों की तरफ बढ़ रही थी। ये कोई आम लहर नहीं थी, बल्कि लगभग 40 फीट ऊंची सुनामी वेव थी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीजों को मिटा देने वाली थी। कुछ ही पलों में यह लहर शहरों से टकरा गई। गाड़ियां पानी में खिलौनों की तरह बहने लगी, बिल्डिंग्स देखते ही देखते टूटने लगी, पूरी की पूरी सड़कें पानी के नीचे डूब गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। ये सुनामी लहर सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि कई किलोमीटर अंदर तक घुस गई और अपने साथ लाई तबाही का ऐसा मंजर जिसे देखकर पूरी दुनिया सन्न रह गई। सुनामी की ये तबाही सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसने जापान के सबसे इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को भी अपने लपेट में ले लिया। सुनामी की ये तेज लहरों ने कोस्टल एरियाज में मौजूद पावर स्टेशंस को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अचानक बंद हो गई और इसी के साथ जापान के फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट में कूलिंग सिस्टम्स फेल हो गए। न्यूक्लियर रिएक्टर्स का टेम्परेचर लगातार बढ़ने लगा, प्रेशर कंट्रोल के बाहर जाने लगा और धीरे धीरे सिचुएशन एक न्यूक्लियर इमरजेंसी में बदलने लगी। कुछ ही घंटों के अंदर रिएक्टर्स के अंदर फ्यूल रड्स ओवरहीट होने लगे, जिससे न्यूक्लियर मेल्ट डाउन का खतरा पैदा हो गया। इसके बाद प्लांट के अंदर हाइड्रोजन गैस जमने लगी और फिर एक जबरदस्त एक्सप्लोजन ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। रेडियो एक्टिव रेडिएशन हवा में फैलने लगा और आसपास के इलाकों को तुरंत खाली करने का ऑर्डर दे दिया गया। ये डिजास्टर सिर्फ एक सुनामी तक सीमित नहीं रही, जिसका असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया गया। इस भयानक तबाही के बाद हर तरफ सिर्फ बर्बादी का मंजर था। हजारों घर पूरी तरह से तबाह हो चुके थे, पूरी की पूरी बस्तियां पानी में डूब चुकी थी। इस डिजास्टर में 19,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी और हजारों लोग आज भी लापता हो गए। लाखों लोग एक ही पल में बेघर हो गए और अपनों से हमेशा के लिए जुदा हो गए। बचाव दल तुरंत एक्टिव हो गए। जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर्स की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। रेस्क्यू टीम्स दिन रात मलबे के नीचे दबे लोगों को ढूंढने में लगी रही। हर एक जिंदगी को बचाने की पूरी कोशिश की गई। दुनिया भर के कई देशों ने जापान की मदद के लिए हाथ बढ़ाया और इंटरनेशनल रेस्क्यू टीम्स ने भी सर्च ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसने हजारों परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। इस भयानक तबाही के बाद जापान पूरी तरह से टूट चुका था। शहर बर्बाद हो चुके थे, लाखों लोग बेघर हो चुके थे और देश एक न्यूक्लियर क्राइसिस का सामना कर रहा था। लेकिन जापान ने हार नहीं मानी। रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद देश ने दोबारा खुद को खड़ा करने का फैसला किया। तबाह हो चुके शहरों को दोबारा बसाया गया और लोगों ने मिलकर अपनी जिंदगी को एक नया सिरे से शुरू किया। आज 2011 की ये ट्रेजेडी हमें याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, इंसान प्रकृति के सामने आज भी कमजोर है। लेकिन साथ ही यह हमें यह भी सिखाती है कि एकजुट होकर सबसे बड़ी तबाही का भी सामना किया जा सकता है। जापान की यह कहानी सिर्फ एक डिजास्टर की नहीं, बल्कि हिम्मत, एकता और दोबारा उठ खड़े होने की कहानी है।